में आ रहा है, जिस खास हिस्टोरिकल जंक्चर पे ये आ रहा है। इस समय जो स्त्रियों के ऊपर जो खास वजन आए हैं, नई असुरक्षाएं या नए चैलेंजेस आए या उन्होंने अपने को नए ग्राउंड्स में प्रूव किया है, तो उसके ऊपर बात करने की मेरी थी इच्छा। राजेश्वरी जी ने जो वक्तव्य रखा, बहुत ही मतलब मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ व्यक्तिगत रूप से। मेरा अकेलापन थोड़ी देर के लिए दूर हुआ, कुछ क्षण के लिए, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊँ जो बचपन से जो एक चीज़ को मैं झेलते देखते लड़ते स्ट्रगल करते, वो कथा है हर औरत की, वो किसी को पता नहीं है, वो हमारे प्रियजनों को पता नहीं है, हमारे सबसे प्रिय व्यक्तियों को वो पता नहीं है। उसको हम कह नहीं सकते, वो उसको सुन नहीं सकते, वो समय है नहीं अभी। हम बाहर, मैं बचपन से अब तक बाहर जाने पे मैंने जो कुछ देखा, जो भी मेरा अनुभव है एक स्त्री की तरह से, मैं किससे शेयर कर सकती हूँ? वो समय नहीं है ना। हम दूसरे काम करते हैं, दूसरे काम करने लगते हैं, सारी दुनिया फैली हुई है भाई, एजेंडे तय होते हैं, जैसे तैसे कोई एजेंडे में थोड़ा फर्क पैदा कर दें, बहुत है। कहाँ हमारा एजेंडा, कहाँ है आत्माभिव्यक्ति, कहाँ है? एक 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 पराई भाषा है, एक पराया अनुभव है, एक पराई दुनिया है, और हम उसमें अपना जीवन गुजार चले। ये मैं कह रही हूँ, जिसने ये जीवन लगाया इसी काम में, और कुछ भी नहीं था, संगठन महिला आंदोलन तब हमने शुरू किया था ABC से। जब मुझे याद है कि 1980 में मैंने 81 में मैंने वो एक टिप्पणी लिखी थी, ये जो स्त्री भ्रूण हत्या पे, वो जतन पत्रिका छपती थी रोहतक से, जन सांस्कृतिक मंच की, उसका वो पहले प्रयास नाम से छपे थे 4 इश्यूज, उनमें छपी थी वो। तो तब से मैं मतलब, और उससे बहुत पहले से असल में ये इश्यूज उठाई हुई थी, जब महिला संगठन यहाँ नहीं थे, कहीं बने नहीं थे नेशनल लेवल पर भी इस तरीके के बड़े, तब से। और मैं काम कर रही हूँ और उपलब्धियाँ हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ों को बदलते हुए देखा है, बहुत ज़्यादा महिलाओं की शक्ति को भी देखा है जीवन के अंदर। काम वैसे तो देखा ही है नॉर्मली, जहाँ शक्ति नहीं मानी जाती है, जहाँ कमज़ोर माना जाता है उन्हें, वहाँ भी जो उनकी पावर दिखाई देती है चीज़ों को संभालने में, काम करने में, या संरक्षित करने में, या पोषित करने में चीज़ों को, एक जो उनकी रचनात्मक शक्ति जो हर क्षण रहती है उनके साथ में, जिससे वो हर जगह कुछ ना कुछ जरूर संभालती हैं, कुछ ना कुछ जरूर संभाल के आती हैं वो जिधर जाएं। दूसरी बात आ रही है दिमाग में, ना कहूँ तो अच्छा है। दूसरी बात ये आ रही है कि ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जिधर जाते हैं वहीं कुछ ना कुछ खिंडा के आते हैं। तो अब क्या करें, ये है। और मैंने बहुत ऐसे सटीक काम किए बैठ के, कि वो आंकड़े और ये और वो सब मिला के सब। अभी रेप पे बहुत लंबा लेख लिखा था 14 में, जब निर्भया कांड के बाद में, और ये जो नया राष्ट्र जो हमारा बन रहा है, इसकी पूरी धमक सुनते हुए वो लिखा था, छपा है कहीं। तो अब बात ये है कि 90 के समय हरियाणा में महिलाओं की स्थिति पे पुस्तिका लिखी थी, जो फिर आंदोलनों में काम आई काफ़ी। तो उस समय मैंने ग्रेवाल साहब से कहा था एक बार कि मुझे हरियाणा की महिलाएं बहुत अच्छी लगती हैं, उनको देख के मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि वो इतनी मजबूत हैं और इस तरह बोलती हैं, और एक प्रत्यक्षता है उनके व्यवहार के अंदर, मुझे बहुत पसंद है। तो वो बोले,
आपको इसका सोर्स पता नहीं है। मैंने कहा क्या है इसका सोर्स? तो उन्होंने कहा कि कास्ट इसका स्रोत है। यानी ये जो कास्ट सिस्टम है, इसके अंदर जो दबंग जातियां हैं, जो लैंडेड लोग हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, उनके अंदर ये आत्मविश्वास वहाँ से आ रहा है। तो मैं थोड़ा अचकचाई, कुछ समय मैं रुकी रही और मैंने इसको फिर और व्यवहार में और अपने उसमें देख के ये मैंने फिर ग्रेवाल साहब से कंफर्म किया। मैंने कहा कि आप सही कह रहे हैं, इसके अंदर मतलब ऐसा नहीं 100% सही है, लेकिन इसके अंदर एक सार है, कुछ सच्चाई है इसमें। तो ये एक बात थी। ये बात मैंने इसलिए कही है सिर्फ आपसे कि अभी जो एक बात आई कि जेंडर रिलेशंस जो उनकी जो भी स्थिति है, और राजेश्वरी जी ने एक बात कही कि मैं ज़्यादा बुनियादी चीज़ की बात कर रही थी। एक ढांचा है, एक बहुत ही मतलब एक पूरा सिस्टम जिसको कहते हैं, एक तंत्र है, और उसका मतलब ये कि उसका एक दर्शन भी है, उसकी एक जीवन पद्धति भी है, उसके अंदर तमाम तरीके के जो उसके अंदर राजनीतिक सत्ता भी है उसके अनुकूल, उसके अंदर आर्थिक सत्ता भी है उसके अनुकूल, उसके अंदर जो है वो हर चीज़ मतलब एक दूसरे के लिए बनाई गई है सोच समझ के, यह जद्दोजहद है उसको उसी तरीके से बनाए रखने की। तो इस स्थिति में ये बात सही है, मैं सहमत हूँ इस बात से, किसी एक पे जिम्मेवारी उसकी नहीं है, कोई एक हिस्सा वो नहीं कर सकता है इस काम को। लेकिन जैसे मतलब केवल मैंने ये देखा है जब महिलाओं की, एक तो मुझे इन शब्दों, मुझे अपनी भाषा से बहुत परेशानी होने लगी है कि महिलाओं की समस्या, महिलाओं की समस्या, महिलाओं के मुद्दे, महिलाओं का विकास, महिलाओं की कमजोरी। अरे भाई, ये महिलाओं की एक भी चीज नहीं है इसमें से। और अगर हम इसको इस तरह से, अगर हम इसको एक मिलके हमने बनाया है, हम इसमें ऑपरेट कर रहे हैं, हम इसको चलाए रखते हैं और हम इधर उधर जो है गेंद खिसकाते रहते हैं, तो ये ऐसे कुछ भी नहीं होता है। ये समझना पड़ेगा कि ये एक स्त्री और पुरुष, या जेंडर, और केवल स्त्री पुरुष नहीं है, जेंडर में और भी जेंडर आ गए हैं, उनकी भी एक वो है। अभी तो सब बदल जाएगा हैं, तो ये जो एब्सोल्यूट कैटेगरीज हैं स्त्री पुरुष की, ये भी बदल जानी है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो तमाम समाज है, इसके अंदर जो भी कुछ ये चल रहा है, इसमें स्त्री और पुरुष का मसला नहीं है, इसको अलग नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे आप अलग, आप अलग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सब जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है। और ये स्त्री पुरुष जो हैं वो आप ये देखिए, वो मैं उनको कहती हूँ आदि मित्र हैं, सबसे पुराने दोस्त हैं सबसे पुराने सहयोगी हैं, सबसे पुराने प्रेमी हैं, और जो भी हैं मतलब सब तो भूल गए अपने को, है ना। और मतलब अब जो ये पता नहीं कौन किसका रोल प्ले कर रहा है, रोल प्ले चल रहा है, कोई वास्तविक इंसान की तरह तो हम जीवन अपना बहुत कम जी पाते हैं। तो ये जो स्थिति है, मतलब क्या मानव संबंधों का जो पतन है पूरा, इस समय मानव संबंध जिस हालत में है, उसके अंदर जोर जबरदस्ती की जरूरत पड़ती है। वो किसी के लिए इतना टैक्सिंग हो जाता है कि वो आत्महत्या करता है।
वो किसी के लिए, वो मानव संबंध किसी के लिए ऐसे ऐसे घृणित हो जाते हैं कि उसमें हिंसा हिंसा करता है। ये स्त्रियों की समस्या है। प्यार करना भूल गया अगर कोई, तो ये स्त्री की समस्या है। ये स्त्रियां प्यार करती हैं तो ये स्त्री की समस्या है, कमजोर हैं वो जैसे जयशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता की वजह से है ना, अब वो बच्चा पैदा करती हैं इस वजह से, मातृत्व की वजह से वो स्त्रियां कमजोर हैं। तो मतलब ये एक बात है, देख सकते हैं किसी भी तरीके से कि ये शक्ति है या कमजोरी है। आप इसे कमजोरी भी कह सकते हैं, है ना। माहवारी के उसके ऊपर कितना ज़्यादा अपवित्र हैं ये स्त्रियां, शरीर को हमारे कितना रिजेक्ट किया जाता है। अभी तो हमारे नेशनल चैनल पर इस तरीके की बात करने वाले ऐसे हमारे बेशर्म नेता आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि और लड़कियां जो हैं, ये पढ़ने वाली लड़कियां जो हैं, ये ऐसे जाती हैं, इनके शरीर की आकृति दिखाई देती है। जो शब्दावली वो बोलते हैं मैं नहीं वो बोल सकती। तो एक रेप की एक फैंटेसी में पूरा एक राष्ट्रीय फैंटेसी रेप की चल रही है। आप देखिएगा जरा क्या भाषा चल रही है इस समय। मंचों से, भाषणों के अंदर रेप के आह्वान हुए हैं, ये सब हुआ है, हिंसा का आह्वान हुआ है। पूरे पब्लिक इकट्ठे होकर झुंडों ने जो है मतलब वो हिंसा वो कर रहे हैं। तो पहली बार मैंने देखा लड़कियां पढ़ने जा रही हैं, अच्छा हिजाब पहना हुआ है तो उसके ऊपर जो है ना इस तरीके से भीड़ जो है उनके पीछे, मतलब तो आप सोचिए कितना डरावना दृश्य। शिक्षण संस्था में लड़की पढ़ने जा रही है और उसके पीछे एक ऐसी भीड़ लगे उन्मादी। और मुझे याद आ रहा था उसी दिन वो दृश्य याद आ रहा था जब मैं बहुत व्याकुलता मेरे स्वभाव में आ गई इन सब चीज़ों में काम करते करते। मैं थी नहीं ऐसी, लेकिन ऐसी हो गई। तो मुझे याद आ रहा था कि एक बार हम गए थे, जत्थे लेके जाते थे हम नाटक के, उसमें हम एक नई शुरुआत नाटक करते थे। वो उसमें लड़कियों के ऊपर जो छेड़खानी होती है उसका भी कुछ वो था शिक्षण। स्कूल में हम गए तो 5वीं 6ठी 4थी क्लास की लड़कियां सफ़ेद दुपट्टे दुहरे करके और ऐसे लपेटे हुए और दरी पे बैठी थी पढ़ने के लिए। और मेरे लिए बहुत खौफनाक मंजर था, मैं भूली नहीं उस दृश्य को कभी, कि जिस देश में बच्चियों को इस तरह बिठाया हुआ है स्कूल में, वहाँ के लोग इतने आराम से कैसे रह रहे हैं। ये मेरा सवाल है। और इसलिए जो है ना मैं एक कह रही हूँ कि ये मुझे पता है एकदम से नहीं काम ठीक नहीं होंगे। मैं कोई ऐसी भावुक व्यक्ति नहीं हूँ, किशोरावस्था जैसी भावुकता नहीं है मेरी। मैं बहुत लंबे समय तक उस रास्ते पे चल के उसकी मुश्किलें उठा के उनके विश्लेषण करके बहुत सारी चीज़ों के बाद एक बात आपसे कह रही हूँ यहाँ कि ये क्या है जो इस चीज़ को हम देखते रह सकते हैं। एक औरत अकेली रसोई में काम किए जा रही है, हम बैठे हंस रहे हैं, ठाके हमारे चल रहे हैं, गप्पे चल रही हैं, हम इसको चला सकते हैं। ये कैसे होता है? ये कैसे होता है कि एक लड़की के साथ में एक लड़की जा रही है, उसके ऊपर गंदी नजरें पड़ रही हैं और किसी को परेशानी नहीं हो रही है, उस लड़की को ही हो रही है केवल। ये कैसे होता है? ये है सवाल, मनुष्यता का सवाल है। तो जो कोई इसके खिलाफ शब्द से भी मुझे परेशानी होने लगी है। मतलब जो कोई इस परिस्थिति को बदलना चाहता है, एक नई चीज बनाना चाहता है, उसको जरूर अपनी मनुष्यता के बारे में सोचना पड़ेगा। और हम सब ने जो भी हम में से ये सोच रहा है, मैं खुद अपने कह रही हूँ कि अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं बड़ी अच्छी मनुष्य हूँ और मैं तो बड़ी मतलब कोई बस हो गई मंजिल मेरी पार है, और अब तो मुझको जो थोड़ी फूल माला वगैरह मिल जाए या कुछ ना सही तो कहीं पे फलाने जी शुभा जी हो जाए 4 बार, ये क्या बात है? ये ऐसा नहीं है। ये जीवन बहुत कम है अपने को एक मनुष्य की तरह विकसित करने के लिए, क्योंकि सदियों का जो की गंदगी जो है इस मनुष्य समाज में इकट्ठी है और वो हमें मिली है। और वो बड़े सुंदर आकर्षक
उसमें मिली है रूप में, कई बार ममता का रूप धर के आती है, कई बार जो है वो मानव संबंधों का रूप धर के आती है, कई बार वो पवित्र संस्था परिवार का रूप धर के आती है, कई बार वो सहयोग दोस्ती, हर चीज का इस्तेमाल हो जाता है इसके अंदर, हर चीज का। तो ये जो स्थिति है इसके अंदर एक जो अपने विकास का मसला है, वो ऐसा नहीं है कि एक समय हो गया मैं विकसित हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये मौत तक चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि आज इंसान के अच्छा बनने की कोई सीमा नहीं है। कोई ये नहीं सोच सकता कि मैं तो अच्छा बन गया, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैंने ये बात है, मैं जेंडर पे मैं बहुत कुछ कह सकती थी, अभी वो मैं नहीं कह रही। मैं उससे निकली हुई एक दूसरी बात जो यहाँ निकली ख़ास तौर से, क्योंकि राजेश्वरी जी ने कहा कि मैं ज़्यादा बुनियादी चीज़ की बात कर रही हूँ, और ये केवल पावर डिस्कोर्स नहीं है स्त्री पुरुष के बीच में। तो पावर डिस्कोर्स में जितनी भी चीज़ें जाती हैं सब भ्रष्ट हो जाती हैं, सब। जब तक मनुष्यता का कोई डिस्कोर्स पैदा नहीं करते हैं हम, तब तक पावर डिस्कोर्स से क्या बनेगा, क्या निकलेगा। अंततः मैंने देखा वो करप्ट हो जाते हैं। अंबेडकर के जो आखिरी दिन थे, उसमें जो उनके सचिव थे, जो हमेशा उनके साथ रहते थे, वो बिस्तर पे रहते थे ज़्यादातर, तो वो ना लगातार रोते रहते थे अंबेडकर, उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। तो उसने एक दिन पूछा कि ऐसा क्यों है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आपको इतना रोना। तो उन्होंने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने जिन लोगों के लिए काम किया है, मेरा जो समाज है वो बिल्कुल उस रास्ते पे नहीं चलेगा जो रास्ता मैंने बनाया है। और ये सबके लिए है। फिर गांधी को उसी समय गोली मारी जाती है, कौन है, बुद्ध किस तरीके से उनकी मौत होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो अच्छा समाज बनाना, अच्छा ह्यूमन रिलेशंस बनाने, न्याय संगत समाज बनाना, सामाजिक न्याय, आर्थिक बराबरी, ये सब चीज़ें जो है ये बहुत अच्छा स्पेल आउट की गई हैं कई तरीके से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे आत्मनिर्णय का अधिकार है, या सारे मानवाधिकारों की जितनी भी सूचियां जो बढ़ती चली जा रही हैं आंदोलनों की वजह से। मानवाधिकार की जो पहली सूची जो बनी थी, उसके बाद से मानवाधिकार की लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है और वो रिकॉग्नाइज की गई है। तो ये जो मानवाधिकार हैं, मूल मानवाधिकार हैं, जो सबके हैं, जो उनको उसको पैदा होते ही मिलते हैं, क्योंकि वो मनुष्य है, क्योंकि उसमें समान क्षमताएं हैं। सब लोग रचनात्मक हैं, सब लोग बौद्धिक हैं, सब लोग जो हैं वो काम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उत्पादन कर सकते हैं। तो ये जो बराबरी है, इसके आधार पर जो ये मूल मानव अधिकार मनुष्य को मिले हैं, और इसके आधार पर फिर राष्ट्रों के भी अपने अपने जो अधिकार उन्हें मिले हैं, वो अधिकार असल में वो बेसिक चीज़ है, वो बेसिक चीज़ है। और वो काम तब तक हो नहीं सकता जब तक हम जो हैं इसको पूरे एक मनुष्यता के विकास की तरह भी ना देखें, मानव संबंधों के विकास की तरह भी ना देखें। बड़ा भारी संघर्ष कर रहे हैं और हमारे मानवीय संबंध सारे जो रसातल में जा रहे हैं। मतलब स्त्री पुरुष का संघर्ष अगर इस तरीके से चलेगा तो क्या निकलेगा। अभी मुझे बताइए, सामाजिक न्याय के संघर्ष में क्या निकल रहा है। एक पक्ष बना है, वो बहुत जरूरी है, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि वो सामाजिक न्याय की जिम्मेदारी पूरे समाज को लेनी पड़ेगी। वो लड़ाई केवल दलित की लड़ाई नहीं है, स्त्री की लड़ाई भी केवल स्त्री की लड़ाई नहीं है। और हमारे यहाँ तो ये हालत है कि बच्चियों को छोड़ दिया हमने, बच्चियों की लड़ाई बच्चियों की है, हम बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। पूरा चुनाव चल रहा है,
बच्चे बच्चे मर जाते हैं, ऐसे बुखार से मरे जा रहे हैं, किसी भी चीज से मर रहे हैं, युद्ध में मर रहे हैं, हर चीज में बच्चे मर रहे हैं। बच्चों की कोई बात ही नहीं करता है, कोई बात नहीं कर रहा बच्चों की। तो ये जो बात है ना, मतलब मैंने देखा उनके स्कूल कहाँ बने हुए हैं, सड़क के किनारे, इतनी चलती हुई, इतना तेज ट्रैफिक है चारों ओर, और एक बहुत छोटे से उसके अंदर एरिया के अंदर ना वो डब्बे की तरह बंद हैं, अंदर एसी चल रहे हैं, बहुत ऊंची फीस है उनकी, लेकिन वो अमानवीय है, कितना डरावना वो डिज़ाइन है बच्चों के स्कूल के लिए, इतना ट्रैफिक और शोर और उसके बीच में जो है पढ़ने की बात करना। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें हम देखते रहते हैं। ये जो अगर इस संवेदनहीनता को अगर हम अपने जो इंद्रियां हैं मनुष्य की उनको फिर से अर्जित नहीं करते, यानी दुख की जगह पे दुख हो, एक संवेदना हमारी पूरी हो, हमारी संवेदना इतनी बठी ना हो कि किसी के दुख पे तो हम विह्वल हो जाएं और किसी के दुख पे हम जो है ना बिल्कुल ऐसे चुप्पी मार लें। तो ऐसी संवेदना से तो कोई चीज़ बन नहीं सकती, कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती है। तो मेरी एक बहुत बेसिक में उनने एक बात की है, और मैं सारे इस समय का जो भी मश चल रहा है उसके अंदर मैं उसको मैं सारे को छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे ये महसूस होता है कि बहुत तेज़ी से एक नई चेतना इसी संघर्ष के बीच में नई पीढ़ी के अंदर आ रही है। और ये हमने पिछले समय के जितने भी छात्र आंदोलन हुए थे उसके अंदर हमने देखा, लड़कियों में भी लड़कों में भी बहुत ही बेहतर एक संवेदना उनके अंदर हो रही है। वो ज़्यादा अच्छी तरह से एक दूसरे का साथ देते हैं। हमारी पीढ़ियों ने जितना एक दूसरे का साथ दिया ना, उससे ज़्यादा अच्छी तरह एक दूसरे का साथ देते हैं जहाँ वो साथ होते हैं। दिक्कत ये है कि उनका साथ होना ही किसी को सुहाता नहीं है। अरे भाई, वो भविष्य है समाज का, वो साथ ना दिखाई दे तो क्या बनेगा। हमने कुआं खोद रखा है आगे अपने लिए, अंधा कुआं खोद रखा है। अगर हम लड़के लड़कियों को साथ साथ काम नहीं करने देते, इस समाज में साथ साथ शिक्षा ग्रहण नहीं करने देते, लड़कियों को उधर हॉस्टल, इधर 5 बजे अंदर चली जाएंगी, 6 बजे अंदर चली जाएंगी। बसंत उत्सव मन रहा है, लड़कियों को जो 6 बजे वहाँ पे ताले लगा दिए उनके हॉस्टल में। लाइब्रेरी चल रही है 12 बजे तक, लड़कियां 6 बजे हॉस्टल में वो रहेंगी। अरे क्या तरीका है भाई, क्या तरीका? ये केवल डिस्क्रिमिनेशन का तरीका लग रहा है आपको? ये केवल भेदभाव का तरीका नहीं है। ये हमारे मनुष्य बनने का जो रास्ता है ना, उसको रोकना है। कोई लड़की या कोई लड़का अपने आप में पूरा इंसान नहीं है। सामाजिक इंसान वैसे तो पूरा है, लेकिन एक सामाजिक इंसान वो तब बनता है जब वो सबके साथ इंटरेक्ट करता है, सारी हर तरीके के लोगों के साथ में करता है। और ये जो पार्थक्य चलता ही चला जा रहा है, नए नए रूप धारण करके आ रहा है ये पार्थक्य, कास्ट के नाम पे भी और जेंडर के नाम पे, लिंग के नाम पे भी, और इलाके के नाम पे, भाषा के नाम पे, कितनी तरीके से ये पार्थक्य आ रहा है कि आप इधर हो जाओ, आप इधर हो जाओ, ये वो है, ये वो है, अन्य, हर जगह अन्य है। अरे मनुष्य कहाँ है? तो ये एक बात थी। मैंने इस समय के हिसाब से जैसी मेरी मन स्थिति थी, जो भी मैं वो कर सकती हूँ। अंत में एक बात और कर देती हूँ, हालांकि मुझे पता है आपने चाय बनवाई है। एक तो ना वो बात ये है, एक लड़की ने दिल्ली में वो IIT से उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, इंजीनियर थी। उसने जो है अमेरिका वगैरह जाना चाहती थी, अप्लाई कर रही थी, पूरे चांसेस थे उसके। पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद में 1 साल तक उसने वहाँ पे वो करने की कोशिश की, सामंजस्य, संतुलन, एडजस्टमेंट, और 1 साल बाद उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। फिर उनके पिता रोते हुए कह रहे थे, मेरी लड़की क्या इसलिए इंजीनियर बनी थी कि घर में बर्तन मांजे? मेरी लड़की क्या इसलिए बनी थी कि वो जो दूसरों की हाँ में हाँ मिलाती रहे? अरे भाई, मुझे उस पिता पे भी उस समय दुख हुआ था, लेकिन मैं इस आयरनी को देख रही थी
कि हमारा सारा समाज, हमारे माता पिता, हमारा परिवार, हमारे शुभचिंतक, हमारे परिजन, सारे के सारे ये सोचते हैं कि ये लड़की किसी तरीके से एक बस जाए, कहीं बस जाए इन्वर्टेड कॉमास में। वो उजड़ने को बसना कहते हैं, विपर्य हो गया है भाषा का। ये फांसीवादी समाज जो है ना, वो हम सबने हिस्सा लिया है उसे बनाने में। तो वो जो है ना, वो बस जाए, ये सोचते हैं। और मैंने जब देखा, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो रेवाड़ी का इलाका है सारा का सारा, फरीदाबाद से और रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ तक, वहाँ पे लड़कियों ने लगातार आंदोलन कर रही थी, लगातार। किस लिए? कि जो वो पढ़ने जाती थी तो उनको वहाँ पे लड़के के झुंड खड़े होकर उनको छेड़ते थे, लगातार आंदोलन कर रही थी। फिर वो ना धरने पे बैठी, उनके पिताओं ने रोका, उनके घर में सब ने रोका, डीसी ने फिर रात को वहाँ पे शराबी लोग और ऐसे वो भेजे, प्रशासन ने, जिले के प्रशासन ने लड़कियों को डराने के लिए उनको भेजा। जो बेटी बेटी करते हैं ना झट से, है ना, अभी आंसू निकालने लगेंगे, अरे बेटी अरे बेटी, तो उन्होंने भेजा। पंच सरपंच सब ने उनका विरोध किया, उन लड़कियों का। वो नहीं हटी, 1 महीने तो यहाँ रेवाड़ी में बैठी रही थी। तो मैं आपको बताऊं, उसको हमने एक बहुत बड़ा सा वहाँ पे किसी तरह हस्तक्षेप वगैरह करके उन लड़कियों का, ये हमने का मतलब है महिला संगठन, जनवादी महिला समिति और दूसरे, तो वो सब किया। तो उन लड़कियों को फिर कुछ मांग उनकी छोटी सी ऐसी मानी, जैसी मानते हैं ना, इधर काट के उधर काट के, ये हम ये कर देंगे, बाउंड्री वाल करवा देंगे, हम ये कर। तो भाई पंच सरपंच सब आए हुए थे, माता पिता सब थे उनके, और वो लड़कियां आई हुई थी, एक सम्मेलन कर रहे थे मैं आपको बता रही हूँ, जिस घेरे में हम बात कर रहे थे, उस घेरे में एक भी समस्या हल नहीं हो सकती। कितनी संगठन बना लो, कितनी आंदोलन कर लो, कितनी कर लो। वो घेरा क्या था? वो घेरा ये था कि कोई भी ये नहीं कह रहा था कि लड़कियां एक सामाजिक भूमिका निभाएंगी। केवल शादी, केवल इनका वो है, इनके शरीर की रक्षा, इनका चरित्र, इनका ये यही नहीं है। ये सामाजिक भूमिका निभाएंगी, ये बाहर जाएंगी, घर से बाहर निकलेंगी, सबसे मिलेंगी, सबसे बात करेंगी, समाज में ऑपरेट करना सीखेंगी। सामाजिक संस्थाएं जितनी भी हैं, प्रशासनिक संस्थाएं, उनका क्या ढांचा है सीखेंगी। बात नहीं करना जानते, क्यों भाई कचहरी में जाके किससे बात करनी है, हम क्यों ना सीखें, हैं? तो ये जो बात है ना, इस बात को नहीं कहा जा रहा था। ही सरपंच साहब भी, पिताजी भी ही, और माता जी बिल्कुल मतलब वो किए जा रही हैं, और लड़कियां बेचारी दुबकी भी बैठी हैं, उनके नाम पे सम्मेलन हो रहा है। और उसके बाद में क्या हुआ सुनिए, उसके बाद क्या हुआ। उस इलाके में आप खोज लीजिएगा, आपको मिल जाएगा नेट के ऊपर, CBSE के अंदर जिस लड़की ने 5वीं पोजीशन प्राप्त की थी, उसके साथ में 3 लड़कों ने, गांव के लड़कों ने रेप किया, और उसकी कोई FIR नहीं, कोई सजा नहीं, कुछ नहीं। और रेप का इस्तेमाल ये भी हो रहा है इस समय कि ये जो युवा लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, इन युवा लड़कियों में जो नई चेतना आई है, या दलित में जो नई चेतना आई है, या गरीब आदमी में जो नई चेतना आई है, या किसी न्यायप्रिय व्यक्ति में जो चेतना आई है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी उसका हो, वर्ग का हो, जिसके अंदर न्याय चेतना किसी तरह की आ गई, मनुष्यता आ गई, वो कोई बात कह रहा है तो उसको दबाओ। तो इसके लिए जो है ना, ये डराना, धमकाना, लिंचिंग, बहुत सारी चीजें हो रही हैं आजकल। रेप उसमें सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा। और रेप को जो है ना, बिल्कुल एक राजनीतिक संरक्षण, सांस्थानिक संरक्षण मिला हुआ है, जो इससे पहले नहीं हुआ था, जो इससे पहले नहीं हुआ था। क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जो हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर, कैबिनेट के अंदर जो है कई रेपिस्ट, रेप की जिन पे वो थी। और ये MJ अकबर जो है मीटू आंदोलन के अंदर जो जेल गए हैं, जिसमें 9 जो गवाह थी, पत्रकार, और कितना भयानक उस आदमी का वो। और उसके ऊपर जब इस्तीफा देने की मांग की थी, यहाँ तक के जो इस समय की रूलिंग पार्टी है, उसकी सांसद जो थी स्मृति ईरानी वगैरह, इन लोगों ने भी कहा था कि भाई इनसे इस्तीफा लिया जाए। गृह मंत्री का बयान आया कि इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। आप बताइए, ये संरक्षण है कि नहीं?
जब वहां पे शबरीमला मंदिर के अंदर स्त्रियों के प्रवेश की बात आई तो क्या हुआ था? जब कोर्ट ने फैसला दिया कि औरतें प्रवेश कर सकती हैं तो गृह मंत्री का बयान आया कि लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए कोर्ट को। ये क्या चीजें हैं? ये क्या चीजें हैं? और ये जो यहाँ का उन्नाव रेप केस आप देख लीजिएगा नेट पे जाके। और ये जो कठुआ में जो बच्ची के साथ रेप हुआ था मंदिर के अंदर, और उसमें जो है उसके पक्ष में जिस तरह से तिरंगे लेके जुलूस निकले थे, तो ये वो सामान्य महिलाओं के ऊपर रेप या हिंसा या वो नहीं है। ये एक निश्चित उद्देश्य से औरतों को या जो भी न्यायप्रिय व्यक्ति हैं उनको, या जो भी आवाज उठा रहे हैं अपनी, उनको सबको वापस भेजने की है कि ये सामाजिक पटल से वापस चले जाएं, ये कोई सामाजिक शक्ति ना रहे, इनको डरा के कुचल के पीट के कुछ भी करके कर दो। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सबसे आगे का फ्रंट जो है, सबसे बड़ा जो वजन है वो औरतों पे पड़ रहा है, लड़कियों पे, क्योंकि ये सब जानते हैं। सावरकर जी ने ये कहा भी था कि अगर दुश्मन से, उनके लिए किताब में है, ये भी आपको मिल जाएगा, नेट पे ढूंढ लीजिएगा, कि उन्होंने ये कहा था कि दुश्मन को हौसले पस्त करने के लिए उनकी स्त्रियों को अपमानित करना है, ये जो है। हाँ, ये चीज़, इसके ऊपर बहुत लेख आए पिछले दिनों, आप देखिएगा। और अगर आप कहेंगे तो मैं भी वो निकाल के दे दूंगी, मैं लिखित में वो मेरे पास है। वो उन्होंने ना वो कुछ ये कर रहे थे कि वो शिवाजी के यहाँ जो उस महिला को छोड़ दिया था, उन्होंने वापस भिजवा दिया था, तो उस पर कमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे उनका जो मनोबल है दुश्मन का वो वगैरह। तो मुझे असल में ये चीज़ें इतनी एक समय के बाद वो थकाने लगती हैं, और इतना मुझे लगता है जैसे मेरी संवेदना भी इससे विकृत हो रही है, मेरी भाषा विकृत हो रही है। आप कई बार जिससे लड़ते हैं ना, उसकी जैसी आपकी शक्लें होने लगे तो थोड़ा सा विराम ले लेना चाहिए, दूसरी ओर चले जाना चाहिए। तो इसलिए मैं इन चीज़ों पे आज बात करने से बच रही हूँ। और मैंने वास्तव में सिर्फ एक कहीं नुक्ता छुआ है। जो इस समय हो रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ घटित हो रही है, उस पर फिर कभी बात होगी अगर मौका मिला। मैं रविंद्र गासो जी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और ग्रेवाल अध्ययन संस्थान केंद्र की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक तो मैंने आते ही जो ग्रेवाल साहब की तस्वीर देखी फूलों के साथ, जिसने मुझको बड़ी एक तरीके का ना, मतलब मेरा मिलना हुआ जैसे भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने मुझे चाय पिलाई आती। और तीसरी चीज़ ये है कि राजेश्वरी जी की का जो रिसर्च था, जो शोध पत्र था वो, और जो उनका पूरा एक प्रस्तुति थी बहुत ही सुंदर, वो उसका मुझे मौका मिला। और इतने सारे जो अपने दोस्त थे पुराने, वो चेहरे देखना, उनसे मिलना, ये वाइब्स महसूस करना, ये सब वाइब्स के लिए मैं आप लोग की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ।